नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है ऋतिक की। ऋतिक दिल्ली का रहने वाला एक बहुत ही चुलबुला लड़का था जो अपने परिवार वालों के साथ शिमला घूमने के लिए गया था। वहाँ पर वो लोग रुके एक होटल में और उस होटल में ऋतिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं क्या हुआ कहानी में ऋतिक के साथ। ऋतिक अपने घर वालों के साथ शिमला गया था। उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा थे। उन लोगों ने जाने से पहले ही ऑनलाइन एक होटल में 2 कमरे बुक कर लिए थे। जब पूरा दिन घूमने फिरने के बाद रात के समय वो लोग उस होटल में पहुंचे तो वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके कमरे सेकंड फ्लोर पर थे। जब वो लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि उस फ्लोर पर 4 कमरे थे, जिसमें पहले 2 कमरे आमने सामने के ऋतिक और उसके परिवार के थे और बाकी के 2 कमरों पर ताला लगा हुआ था। चारों कमरों के बीच में एक वाटर कूलर भी रखा हुआ था। ऋतिक अपने भाई के साथ अपने रूम में पहुंचा तो उसके भाई ने उससे कहा कि पहले तू फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं नहाऊंगा। ऋतिक ने कहा ठीक है। ऋतिक बाथरूम में चला गया। वह अभी नहा ही रहा था कि तभी होटल की लाइट चली गई। ऋतिक जब नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि अभी भी बाहर अंधेरा ही था। उसने देखा कि उसका भाई कमरे में नहीं था। उसने अपने भाई को आवाज़ लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। ऋतिक को लगा कि अरे भाई कहाँ चला गया। उसने अपना फ़ोन ढूंढा, उसकी लाइट जलाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। असल में ऋतिक का भाई और उसके मम्मी पापा बाहर होटल के लॉन में चले गए थे। इसका मतलब ऋतिक उस फ्लोर पर अभी अकेला ही था, क्योंकि बाकी के 2 कमरों में तो कोई रुका हुआ ही नहीं था। ऋतिक ने अपने भाई को कॉल की तो उसके भाई ने उसे भी होटल के लॉन में ही बुला लिया। ऋतिक अपने रूम से बाहर निकला और उसने अपने रूम का गेट बंद किया। गेट बंद कर जैसे ही वो घूमा तो उसके मोबाइल की लाइट वहाँ रखे वाटर कूलर पर पड़ी। ऋतिक ने देखा कि वाटर कूलर के पास एक औरत खड़ी थी जो उसको बहुत ही अजीब से तरीके से घूर रही थी, पर ऋतिक ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लॉन की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही वह 2-3 कदम चला उसे अचानक से याद आया कि उसने अपने कमरे का लॉक नहीं लगाया था। वह लॉक लगाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ऋतिक को अजीब लगा, पर उसने इग्नोर किया। उसने अपने कमरे का गेट लॉक किया और वहाँ से बाहर होटल के लॉन में आ गया। कुछ देर तक वो लोग बाहर वहीं लॉन में ही घूमते रहे। कुछ देर के बाद जब लाइट आई तो सब लोग अंदर चले गए और अंदर जाकर सो गए। उस रात और कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब ऋतिक और उसका परिवार घूमकर होटल वापस आए तो उन्हें पता चला कि आज होटल में उनके अलावा कोई गेस्ट नहीं है। आज उनके अलावा होटल में बस 2 गार्ड ही रहने वाले थे। खैर, ऋतिक और उसके परिवार को इस बात से कोई खास मतलब भी नहीं था। वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। ऋतिक और उसका भाई टीवी पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। रात के करीब 11 बजे ऋतिक का भाई उससे बोला कि यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ और तो भी जल्दी ही सो जाना। ऋतिक ने कहा कि ठीक है भैया, आप सो जाओ, मैं भी बस थोड़ी देर बाद टीवी बंद कर सो ही जाऊँगा। ऋतिक का भाई सो गया और ऋतिक टीवी देखता रहा। जब उसे नींद आने को हुई तो उसने अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा। उसने देखा कि उस समय रात के 1:30 बजे हुए थे। ऋतिक को लगा कि अब उसको भी सो जाना चाहिए। उसने टीवी बंद किया और पानी पीने के लिए बोतल उठाई। जब उसने बोतल उठाई तो उसने देखा कि बोतल खाली थी। वो पानी लेने के लिए अपने रूम से बाहर गया। ऋतिक जब वाटर कूलर के पास पहुंचा और पानी भरने लगा तो उसको बराबर वाले कमरे से हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी मम्मी गुनगुना रही है, पर फिर उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ उस कमरे से आ रही थी जिसका ताला लगा हुआ था। ऋतिक को अजीब लगा, पर उसने इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि उसको वहम हो रहा है।
क्योंकि अभी टीवी में ही क्रिकेट देखते हुए वहाँ स्टेडियम में जो गाने बज रहे थे उसे लगा कि उसको वही आवाज़ें वापस सुनाई दे रही हैं। पर यह बहुत ही अजीब बात थी। ऋतिक ने वाटर कूलर से पानी भरा। उस वाटर कूलर में 3 टैप लगे हुए थे। ऋतिक ने टैप बंद किया और पीछे मुड़कर जैसे ही चला 2 कदम चलते ही उसको अचानक से वाटर कूलर से पानी गिरने की बहुत तेज आवाज़ आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिस टैप से उसने पानी भरा था उसके बराबर वाला टैप खुला हुआ था। ऋतिक को अजीब लगा। उसने उस टैप को हाथ भी नहीं लगाया था, पर वो टैप खुला हुआ था और उससे पानी लगातार बह रहा था। ऋतिक आगे बढ़ा। ऋतिक ने उस टैप को बंद किया। कुछ देर खड़ा होकर सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, पर फिर से मुड़ा और जैसे ही अपने कमरे की तरफ चला, इस बार तीसरा टैप खुला। अब आप लोग सोचिए, आप लोग रात के 1:30 बजे एक होटल के कॉरिडोर में अकेले खड़े हैं। आपको किसी औरत के गुनगुनाने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और अलग अलग टैप एक वाटर कूलर के बार बार खुलते जा रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही उस समय कुछ ऋतिक को लग रहा था। तभी अचानक से वो गुनगुनाने की आवाज़ आना बंद हो गई और एक तेज हंसी की आवाज़ ऋतिक को सुनाई देने लगी। ऋतिक बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने पापा के रूम की तरफ लपका। वो वहाँ रूम पर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से रूम को बजाने लगा। वो हंसने की आवाज़ धीरे धीरे ऋतिक के और ज़्यादा पास आती जा रही थी। जैसे ही वो हंसने की आवाज़ ऋतिक के बिल्कुल पीछे पहुंची, अचानक से उसके पापा ने गेट खोल दिया। ऋतिक सीधा कमरे में गया और हाँफने और रोने लगा। ऋतिक के पापा ने उसे कहा कि बेटा क्या हो गया है, क्या हो गया है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? वो हंसने की गुनगुनाने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, पर ऋतिक को अब भी वाटर कूलर से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपने पापा को बताया कि कैसे एक के बाद एक उस वाटर कूलर के टैप खुलते जा रहे थे और उसको गुनगुनाने की और उसके बाद हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ऋतिक के पापा ने कमरे से बाहर झाँक कर उस वाटर कूलर की तरफ देखा। उसके बाद वो ऋतिक के पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा क्या तू कोई हॉरर मूवी देख रहा था? तो ऋतिक ने कहा नहीं पापा, मैं तो क्रिकेट देख रहा था। ऋतिक के पापा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, तुझे कोई वहम हुआ है? क्योंकि ना तो बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही वाटर कूलर से कोई पानी गिर रहा है। ऋतिक ने कहा कि नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। ऋतिक के पापा और ऋतिक दोनों उस वाटर कूलर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ना तो कोई टैप खुला हुआ था और ना ही वहाँ पर पानी फैला हुआ था और ना ही किसी भी तरह की कोई आवाज़ आ रही थी। ऋतिक असमंजस में था। उसके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है तूने कोई हॉरर मूवी देखी हो जिस वजह से तुझे भ्रम हो गया हो, तो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जा। ऋतिक अपने कमरे में चला गया और सो गया। उस रात और कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जब ऋतिक सोकर उठा तो सब कुछ नॉर्मल ही था। पूरा दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही रहा, पर ऋतिक के दिमाग में बार बार कल रात हुई घटनाएं आ रही थी। जब ऋतिक और उसका परिवार रात को वापस होटल पहुंचे तो ऋतिक ने देखा कि आज होटल का रिसेप्शनिस्ट वहां पर था। ऋतिक भागकर उसके पास गया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भैया क्या आपने ऊपर वाटर कूलर वाला रूम किसी को दिया है, किसी औरत को दिया है? तो रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं भैया, आपके फ्लोर पर सिर्फ आपका ही परिवार रुका हुआ है। ऋतिक को बहुत अजीब लगा कि अगर उस कमरे में कोई था ही नहीं, अगर उस कमरे का लॉक लगा हुआ था, तो वो हंसने की, वो गुनगुनाने की आवाज़ आखिर थी किसकी? खैर ऋतिक और उसका भाई अपने रूम में आ गए। ऋतिक के भाई ने कहा कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तो तब तक रूम लॉक कर दे और टीवी देख। ऋतिक ने कहा ठीक है भैया। ऋतिक दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि दरवाजे में एक बड़ी और 2 छोटी कुंडियाँ थी। उसने तीनों कुंडियाँ बंद कर दी और आकर टीवी देखने लगा। 5 मिनट बाद ही अचानक से दरवाज़ा हिलने लगा। ऋतिक ने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। ऋतिक के देखते देखते ही एक एक करके तीनों कुंडियाँ खुल गई। ऋतिक हिल नहीं पा रहा था। वो उस दरवाजे को देखता ही जा रहा था और दरवाज़ा खुद ब खुद अपने आप खुल गया और बाहर से एक अजीब सी रोशनी आने लगी। ऋतिक चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। तभी एकदम से
बाथरूम का लॉक खुला। ऋतिक का भाई बाथरूम से बाहर निकला और उसने ऋतिक को देखते हुए कहा कि ये लॉक खुला क्यों है, मैंने तुझे कहा था कि लॉक बंद कर देना। अचानक से ऐसे ऋतिक नींद से उठा हो। उसने एकदम से कहा कि भैया मैंने तीनों कुंडियाँ लगाई थी, तीनों कुंडियाँ एक एक करके खुद ब खुद खुल गई और ये गेट खुद ब खुद खुल गया। ऋतिक के भाई ने कहा कि तू कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, क्या कोई हॉरर मूवी देख रहा है। ऋतिक के भाई ने टीवी की तरफ देखा तो टीवी में आज भी क्रिकेट का मैच ही चल रहा था। ऋतिक रोने लगा और उसने कहा कि भैया नहीं, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुला है। ऋतिक के भाई को बहुत अजीब लगा। उसने अपने पापा को अपने कमरे में बुलाया और उनको ये सारी बातें बताई। ऋतिक के पापा को भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने गले से एक हनुमान जी का लॉकेट निकालकर ऋतिक को पहना दिया। वो लॉकेट उनके पास कई सालों से था। ऋतिक और उसका भाई दोनों सोने के लिए लेट गए। कुछ देर बाद ऋतिक का भाई तो सो गया, पर ऋतिक चद्दर तान कर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद ऋतिक को उस चद्दर के अंदर दम घुटने लगा। उसको महसूस हुआ कि उसको सांस नहीं आ रही थी और ऋतिक ने जैसे ही अपने चेहरे से चद्दर हटाई, आज उसको वही औरत उसके पैरों के पास बैठी हुई दिखाई दी। ऋतिक उसको देखकर बहुत ज़ोर से डर गया। वो चिल्लाना चाह रहा था पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने हिम्मत कर कर एक हाथ से अपने भाई को उठाया। उसका भाई अचानक से उठा, वो घबरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। ऋतिक ने कहा कि भैया देखो मेरे पैरों के पास आज एक औरत बैठी है। ये औरत मुझे पहले भी दिखी थी, मुझे इसी की आवाज़ें आ रही थी, इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। देखो ये मेरे पैरों के पास बैठी है। ऋतिक के भाई ने एकदम लाइट जलाई। वहाँ कोई नहीं था, पर ऋतिक को वो औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो ऋतिक को देख देख कर हंस रही थी। ऋतिक के भाई ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, मैं यहीं हूँ, तो सो जा। और ऋतिक का भाई उससे चिपक कर लेट गया। ऋतिक को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने गले का लॉकेट बहुत जोर से पकड़ लिया। उसने अपने गले का लॉकेट इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उससे उसके गले पर कट लगने लगा था। जैसे ही उसको कट से हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ, उसने लॉकेट को ढीला छोड़ा और अपने चेहरे पर से चादर हटाई। जैसे ही ऋतिक ने अपने चेहरे पर से चादर हटाई, उसने देखा कि वो औरत उसके चेहरे के बिल्कुल सामने थी। उसकी ठंडी ठंडी सांसें ऋतिक को अपने चेहरे पर महसूस दे रही थी। ऋतिक बेहोश हो गया। अगले दिन ऋतिक जब सुबह उठा तो उसके पापा ने कहा कि तेरे गले पर ये कट के निशान कैसे हैं और तेरा ये लॉकेट टूटा हुआ कैसा है। ऋतिक ने देखा कि उसका वो लॉकेट जिसको पकड़कर वो रात को बैठा हुआ था, टूटकर कई टुकड़ों में बट चुका था। शायद उसी औरत ने ही उस लॉकेट को तोड़ा था। ऋतिक रोता हुआ अपने पापा से लिपट गया। उसने अपने पापा को कल रात हुई सारी बात बताई। अब उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए। वो उसको सबसे पहले पास के ही एक हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उन्होंने ऋतिक की मलहम पट्टी करवाई। मलहम पट्टी होने के बाद में ऋतिक रोते हुए अपने पापा से कहने लगा कि पापा घर चलो, मैं उस होटल में वापस नहीं जाऊँगा। वहाँ वो औरत है, वो मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मार देगी। ऋतिक ये कहकर रोने लगा और होटल वापस ना जाने की जिद करने लगा। ऋतिक के पापा ने कहा कि ठीक है हम घर चलते हैं, तुम और तुम्हारी मम्मी अभी यहीं रुको, मैं और तुम्हारा भाई जाकर होटल से अपना सामान लेकर आते हैं। जब ऋतिक के पापा और उसका भाई होटल में अपना सामान लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट से सख्ती से पूछा कि क्या है उस कमरे, उस वाटर कूलर की कहानी। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले एक औरत ने 10 दिन के लिए वो कमरा बुक किया था। वो जब उस कमरे में गई तो 9 दिन तक वहाँ से बाहर ही नहीं निकली। दिन रात उस कमरे से मंत्रों की अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी। होटल के सभी स्टाफ को शक था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। 9वें दिन जब वो औरत उस कमरे और होटल दोनों से बाहर गई
तो होटल के स्टाफ ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। जब उन्होंने अंदर देखा तो अंदर बहुत से कंकाल पड़े हुए थे और बहुत से लोगों की खोपड़ियाँ अलग अलग पड़ी हुई थी। साथ ही बहुत सारा तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ सामान, खून की बोतलें इत्यादि इत्यादि भी पड़ी हुई थी। हॉस्टल का स्टाफ वो सब देखकर घबरा गया। कुछ देर बाद जब वो औरत वापस होटल में आई तो होटल के स्टाफ ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर कर पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और उस होटल के कमरे को खोला गया तो अंदर से सामान तो सब मिला, पर वो औरत गायब हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो उस औरत का कोई नामो निशान बाहर जाते हुए तो नहीं ही मिला। अंदर आने की वीडियो उसकी थी। सब लोगों को बड़ा अजीब लगा। खैर उस कमरे का साफ सफाई करवाई गई। उस पूरे कमरे को गंगा जल से धोया गया, होटल को धोया गया, होटल में पूजा पाठ कराए गए। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। अचानक से कुछ 10-12 दिन बाद उस वाटर कूलर के पास से कुछ सड़ने की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जब उस वाटर कूलर को हटाकर देखा गया तो उस वाटर कूलर के पीछे से उस औरत की लाश निकली। होटल के मालिक ने पुलिस को पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया। उस दिन के बाद से वो औरत 3 लोगों को दिखाई दी है और तीनों लोगों की ही 7 दिन के अंदर मौत हो गई है। ऋतिक के पापा ये सब सुनते ही बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट को 2 थप्पड़ मारकर कहा कि तुम लोग इस बात पहले नहीं बता सकते थे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर वो औरत 2 सालों में सिर्फ 3 लोगों को ही दिखाई दी है और अगर ऐसे हम सबको उस औरत के बारे में बताएंगे तो फिर यहाँ हमारे होटल में कौन ही आएगा। ऋतिक के पापा ये सुनकर शांत हो गए, पर अब वो घबरा चुके थे क्योंकि आज चौथा दिन था। वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने ऋतिक और मम्मी को गाड़ी में बैठाया और निकल गए। रास्ते में उन्होंने सबको सारी बातें बताई। वो लोग दिल्ली के लिए निकल गए थे, पर दिल्ली पहुँचते पहुँचते उनको रात हो गई थी और ऋतिक को वो औरत हर बस, हर ट्रक, हर गाड़ी की छत पर तो कहीं बोनट पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। ऋतिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब रात हुई और ऋतिक ने अपने पापा को ये सारी बातें बताई कि अब तो वो उसको उनकी गाड़ी के बोनट पर ही बैठी हुई दिखाई दे रही थी, तो ऋतिक के पापा ने पास में ही एक मंदिर देखकर उस मंदिर की तरफ गाड़ी मोड़ दी और उस मंदिर में जाकर वो लोग बैठ गए और वहीं पर रात बिताई। जब उस मंदिर के पंडित को ऋतिक के पापा ने सारी बातें बताई तो उन पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो कोई बहुत ही भयानक शक्ति है और आप लोग यहाँ से सीधा मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाएं। अगली सुबह होते ही ऋतिक और उसका पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गया और आज भी ऋतिक को वो औरत हर जगह दिखाई दे रही थी और आज वो औरत और भी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचते पहुँचते उनको लगभग रात के 10 बज चुके थे। बालाजी धाम के कपाट बंद हो चुके थे, पर ऋतिक को वो औरत अलग अलग जगह दिखाई दे रही थी और सिर्फ वो औरत ही नहीं, ऋतिक को यहाँ पर और भी अजीब अजीब से लोग जगह जगह दिखाई दे रहे थे। जब ये बात ऋतिक ने अपने पापा को बताई तो वो उसको पास के ही एक छोटे मंदिर में ले गए और वहाँ पर जाकर वहाँ के महंत जी को सब कुछ बताया। महंत जी ने ऋतिक के दोनों हाथों और गले में एक धागा बांधा और कहा कि ये धागे तुम्हारी कल सुबह तक रक्षा करेंगे और कल सुबह होते ही तुम सब बालाजी धाम में हाजिरी लगाओ। उस रात सब लोग होटल में एक कमरा लेकर वहाँ पर रुक गए और सो गए। ऋतिक जब सोया तो उसको सपना आया कि वो औरत उसके बेड के चारों तरफ घूम रही थी। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो उसके पास नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके गले में और उसके हाथों में वो धागा बंधा हुआ था। पर वो औरत बहुत ही अजीब सी आवाज़ में ऋतिक से कह रही थी कि बस 2 दिन की बात है, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊँगी,
मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। ऋतिक हड़बड़ा कर उठ गया और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले भी उठ गए। ऋतिक ने अपने सब घर वालों को बताया कि उस औरत ने उसको क्या कहा। ऋतिक के पापा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत, हम कल सुबह ही मंदिर में हाजिरी लगाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऋतिक को दोबारा सुला दिया गया। उसे फिर से वो सपना नहीं आया, पर उसके घर वाले सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही वो सब लोग बालाजी धाम पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने महंत जी से बातें की और उनको बताया कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा था। महंत जी ने सबसे पहले ऋतिक की कुंडली बनाई और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे जन्म के समय की ग्रहों की दिशाएं काफ़ी कमज़ोर हैं, जिस वजह से तुम इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अनुभव कर पाते हो। खैर, घबराओ मत, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज इस समस्या का इलाज हो जाए। महंत जी उनको एक हवन कुंड के पास ले गए और वहाँ पर बैठकर पूजा शुरू की। महंत जी पूजा कर रहे थे और उन्होंने ऋतिक के आसपास भभूत से एक गोला बना दिया। कुछ देर बाद ऋतिक को एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऋतिक ने आँख खोलकर देखा तो वो औरत घसीटती हुई वहाँ तक आ रही थी। ऋतिक को यह तो दिखाई नहीं दे रहा था कि उस औरत को कौन घसीट रहा है, पर यह जरूर दिखाई दे रहा था कि वो औरत गिरती पड़ती हुई वहाँ तक आ रही थी। जब वो औरत ऋतिक के पास आई तो उसको छोड़ दिया गया। वो औरत उस गोले के अंदर आने की बार बार कोशिश करने लगी, पर वो उस भभूत के गोले के अंदर आ नहीं पा रही थी। वो औरत सिर्फ ऋतिक और पंडित जी को दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने मौका देखकर उस औरत के चारों तरफ भी एकदम से झटके से भभूत का एक गोला खींच दिया। वो औरत उस गोले के अंदर गिर पड़ी। पंडित जी ने अपने मंत्र और तेज कर दिए और उस औरत पर भभूत और गंगाजल छिड़कने लगे और वो औरत बहुत ज़ोर से चिल्लाई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि अब की बार उसकी आवाज़ ऋतिक के पूरे परिवार और वहाँ आसपास मौजूद सब लोगों को सुनाई दी। ऋतिक का परिवार हैरान था। वहाँ पर पहली बार आए हुए लोग भी हैरान थे, पर जो लोग वहाँ आते रहते थे, जिन्हें बालाजी धाम की, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम की शक्तियों का पता था, उन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो लोग बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुए। वो औरत दर्द में चीख चिल्ला रही थी और पंडित जी उसके ऊपर भभूत और गंगाजल छिड़कते जा रहे थे। कुछ देर बाद ही पंडित जी ने आखिरी बार उसके ऊपर भभूत और गंगाजल छिड़का और ऋतिक के देखते देखते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। उसके बाद पंडित जी ने ऋतिक के गले और हाथों की वो डोरियां खुलवाई और नए धागे बांधे और हवन को समाप्त किया। उसके बाद पंडित जी ने ऋतिक से कहा कि बेटा, अब से तुम्हें रोज़ दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि तुम्हारे ग्रहों की दशा कमज़ोर है। अगर तुम दिन में 2 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो ये चीज़ें तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक पाएंगी। उस दिन से आज तक ऋतिक दिन में 2 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है। उस दिन के बाद से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर आज भी उसको वो चीखें, उस औरत का वो तड़पना, उस औरत का वो भयानक चेहरा अपनी आंखों के सामने कभी कभी दिख जाता है तो ऋतिक सिहर उठता है। यह थी ऋतिक की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।